गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव जगत का वर्गीकरण। हमारा सेकंड चैप्टर क्या रहेगा? जीव जगत का वर्गीकरण। पिछले क्लास से याद है सबको? हम लोगों ने वर्गीकरण अरस्तु के बारे में पढ़ा था, फिर केरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हेकल, उसके बाद कौन आया था? कोपलैंड, फिर आर.एच. व्हिटेकर, फिर कार्ल बूस। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। जीव जगत के 5 जीव जगत के लक्षण, इसको रिवीजन करना है क्या? इसमें क्या क्या लक्षण क्या क्या है? कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, साथ में बोलना है, ठीक है? कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक, काय संरचना। काय संरचना को ही हम लोग शारीरिक संरचना बोल देंगे। पोषण की विधि, प्रजनन की विधि, ठीक है? उसके बाद क्या क्या बताए थे याद रखने के लिए हम लोग, जो जो इंपोर्टेंट था। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। फिर मोनेरा में जो है वो कैसा होता है कोशिका का प्रकार? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या बताए थे? केंद्रक नहीं रहेगा। यूकैरियोटिक में बस एक याद रखना है कि मोनेरा में कोशिका किस प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक। और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, ठीक है? कोशिका भित्ति, मोनेरा में कोशिका भित्ति कैसा होता है? सेलुलोज रहित, मतलब सेलुलोज नहीं पाया जाएगा उसमें। उसके बाद एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के बारे में क्या बताए थे? ये एक कार्बनिक यौगिक होता है जो बहुत सारा मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित रहेगा, बाकी में नहीं, ठीक है? उसके बाद फंजाई में कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित रहेगा लेकिन सेलुलोज नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद काइटिन जो है, सिर्फ ये याद रखना है, फंजाई की कोशिका भित्ति मतलब फंजाई मतलब कवक, ऐसे याद रखना है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब प्लांटी की कोशिका भित्ति, प्लांटी में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, सेलुलोज रहता है, ठीक है? फिर एनिमिलिया, हम लोग किस में आते हैं? एनिमिलिया में आते हैं। तो हम लोगों में क्या कोशिका भित्ति उपस्थित है? नहीं है, वो सिर्फ पेड़ पौधों में ही उपस्थित रहता है, ठीक है? उसके बाद मोनेरा में जो है केंद्रक झिल्ली क्या है? अनुपस्थित है। एक याद रखेंगे, मोनेरा में उपस्थित है, अनुपस्थित है, उसके बाद सब में उपस्थित है। काय संरचना मतलब शारीरिक संरचना। मोनेरा की शारीरिक संरचना कैसी होती है? कोशिकीय, मतलब इसमें कोशिका रहेगा। उसके बाद प्रोटिस्टा में कोशिकीय, इसमें बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारा कोशिका से बना रहेगा। इसका औद्रीर उत्तक रहेगा, ठीक है? उत्तक सबके बारे में बता दिए थे पिछले कक्षा में। उसके बाद प्लांटी में भी उत्तक रहेगा, अंग रहेगा, उत्तक तंत्र रहेगा। एनिमेलिया में उत्तक रहेगा, अंग रहेगा, अंग तंत्र रहेगा। फिर पोषण की विधि क्या है? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में भी कैसा? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होता है, किसी को पता है? जैसे क्या वायुमंडल से नाइट्रोजन आता है मिट्टी में मिलकर, फिर अमोनिया नाइट्राइट में बदलता है, ये होता है, ठीक है? ठीक है। फिर ऊर्जा प्राप्त होता है उसके द्वारा, पेड़ पौधे बड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। सिर्फ पेट भरना रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पेट भरने के लिए खाते हैं। हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है? फिर प्रोटिस्टा में स्वपोषी, एक यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी है। प्रकाश संश्लेषी का मतलब तो समझते होंगे क्या? जो प्रकाश सनलाइट में जो अपना खाना बनाता है, ठीक है? इसमें कुछ प्रकाश संश्लेषी हो गया। स्वपोषी में रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। और परपोषी में मृतपोषी और परजीवी। मृतपोषी क्या क्या होता है? मृतपोषी हाँ, सड़े गले से जो भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद परजीवी जो हो गया दूसरे, मतलब कि जैसे कि हम लोग के सिर में जू रहता है ना, तो वो क्या हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है? लेकिन वो तो अपना उसको पोषण मिल रहा है, वही हो गया परजीवी। उसके बाद प्रोटिस्टा में क्या होता है पोषण की प्रक्रिया? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी भी कैसा होगा? प्रकाश संश्लेषी, जो सनलाइट में भोजन प्राप्त करेगा। फिर फंजाई में परपोषी और मृतपोषी। फंजाई देखते हैं कवक जिसको बोलते हैं, मशरूम भी हो गया। हमारे सिर में जो डैंड्रफ हो जाता है ठंड के मौसम में, वो सब भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो ये सब परपोषी होते हैं और परजीवी। और प्लांटी में जो होता है पोषण, वो स्वपोषी होता है। आज तक सुने हैं क्या कभी हम लोग पेड़ पौधों को कुछ देते हैं बना के? नहीं, तो वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, वो सनलाइट में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर पोषण की विधि एनिमिलिया में कैसा होता है? परपोषी में भी प्राणी संभोजी और मृतपोषी, ठीक है? जो सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्रजनन की विधि क्या बताए थे इसमें? अलैंगिक। इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों होगा, ठीक है? इसमें निषेचन, इसमें भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों होगा, इसमें लैंगिक होगा, ठीक है? ये सब हम लोग लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए। पहले हम लोग एक मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं माइंड मैप बना के, उसके बाद नोट से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की सबसे लोकप्रिय प्रणाली। सबसे पहले क्या है? 5 जगह दिया था ना आर.एच. व्हिटेकर ने, सबसे पहला कौन सा था? मोनेरा। आज हम लोग मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे।
मोनेरा जगत, मोनेरा जगत जैसे भी आएगा तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ये आ जाते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार, सर्पिलाकार। गोलाकार में क्या पड़े? कोकस, छड़ाकार बेसिलस, कोमाकार विब्रियो, सर्पिलाकार स्पाइरिलम। फिर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आद बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो है समुद्री जल में पाया जाएगा, समुद्री जल या स्वच्छ जल में। ये इसको 3 पार्ट में बांटे। हेलोफी जो कि लवणीय जल में पाया जाएगा। लवणीय जल मतलब समझे? लवणीय मतलब नमक, नमकीला जल होता है, नमक वाला जल मतलब समुद्र हो जाएगा। ठीक, हाँ। थर्मोएसिडोफिलस ये वहाँ पे जीवित रहेगा, वहाँ पे भी जीवित रहेगा जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसके बाद मेथेनोजन गाय भैंस के रुमेन को क्या बोले थे ये। उसके बाद यू बैक्टीरिया, शक्ति बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति रहेगा। ये 2 प्रकार के होंगे, स्वपोषी और परपोषी। उसके बाद परपोषी बैक्टीरिया पड़े, इसमें परपोषी पोषण होगा। फिर माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये जो है ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। अब हमारा दूसरा जगत क्या है? संचाई आ गए। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा जगत, इसमें कैसा रहेगा सेल? ये तो सबसे पहले यूकेरियोटिक होगा। कैसा होगा? पोषण कैसा होगा इसमें? परपोषी और स्वपोषी। हम लोग कौन सा जगत पढ़ रहे हैं? कहाँ खोए हुए हैं? ये इसमें कैसा कोशिका रहेगा? और पोषण कैसा होगा इसमें? परपोषी और स्वपोषी। प्रोटिस्टा जगत का भी मतलब वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इसको 5 पार्ट में बांटा। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिनाइट, अब पंख कवक और एक था प्रोटोजोआ। ठीक है, याद रहा किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अगर मोनेरा जगत में पूछेंगे तो किसको रखा गया है मोनेरा जगत में? हाँ, नहीं बताए, बैक्टीरिया को रखा गया है। मोनेरा जगत जैसे बोला जाए तो क्या याद आना चाहिए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में याद आना चाहिए सबसे पहले तो संरचना के आधार पर 4 प्रकार के, उसके बाद 2 प्रकार के। मोनेरा बोले तो बैक्टीरिया। मोनेरा जैसे याद आएगा तो क्या आना चाहिए? बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा ये तो पहले यूकेरियोटिक होता है। उसके बाद इसमें पोषण 2 प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। फिर इसका जब वर्गीकरण किया तो ये 5 प्रकार के होते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइट, अवपंख कवक और प्रोटोजोआ। क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूकेरियोटिक, इसमें पोषण होता है परपोषी और स्वपोषी। फिर प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण कितने प्रकार का? 5। कौन कौन? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइट, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट में जो पोषण है ये परपोषी होगा। कैसा होगा पोषण? डायनोफ्लेजिलेट में भी परपोषी होगा। और यूग्लिनाइट में स्वपोषी। सॉरी, इसमें परपोषी ही होगा। इसमें भी इसमें होगा कवक में परपोषी और स्वपोषी। सिर्फ एक के वजह से इसमें पोषण क्या हो गया? परपोषी और स्वपोषी। बाकी सब में क्या है? परपोषी है। सिर्फ अवपंक कवक में परपोषी और स्वपोषी दोनों है। यूग्लिनाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। और ये जो होता है अवपंक कवक कुछ इस टाइप से होता है। जैसे क्या, सरसों का तो खेत देखे होंगे, पौधा, उसमें देखिएगा कि वाइट वाइट कुछ ऊपर में उसके पत्ते पे लग जाता है। जैसे कि अड़हुल का फूल ही होता है घर में, तो उसके ऊपर देखे कभी वाइट वाइट का ये पड़ जाता है। कीड़ा तो वो अलग हो गया, वो फंगस कवक हो जाता है उसके ऊपर। इस टाइप से ये फिर ये यहाँ से टूट के ये दूसरा बन जाता है। ठीक। प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं बताइए, बोलिए इसको। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइट, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइट में पोषण कैसा होगा? डायनोफ्लेजिलेट में, यूग्लिनाइट में, अवपंक कवक में परपोषी और स्वपोषी, प्रोटोजोआ में परपोषी। अब प्रोटोजोआ को जो है इसको भी 4 पार्ट में बांटा। ठीक है। पक्षमा भी है ये। ठीक है।
प्रोटोजोआ कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? अमीबिया, कसावी, पक्षमावी और स्पाइरोजोआ। अमीबा का शेप किसी को पता है? ये लुक लाइक कैसा होता है? हाँ, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे तो चप्पल के आकार का होता है कुछ, है ना? 10th में तो पढ़े होंगे। उसमें सीलिया वगैरह जो ऐसे ऐसे लगा रहता है। कुछ बना देते हैं ऐसे, इस पे बनेगा नहीं, कुछ इस टाइप से ही करता है। ये इसको सीलिया बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। ये नाम याद हुआ? घर में नहीं होगा कभी, यहीं पे याद करना पड़ेगा इसको। बोलिए इसको साथ में। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण कितने पार्ट में किए? कौन कौन? क्लासोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिनाइट, अब पंख कवक, प्रोटोजोआ। क्लासोफाइट में पोषण किस तरह का होता है? डायनोफ्लेजलेट में, यूग्लिनाइट में, अवपंख कवक में, प्रोटोजोआ में। फिर प्रोटोजोआ को कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? स्पाइरोजोआ। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट ये भी जो है समुद्री जल में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 जीव रखेंगे। उदाहरण होता है ना कुछ, क्या है 1 नंबर में? क्राइसोफाइट के अंतर्गत 2 जीव आते हैं, ठीक है। एक डायटम और सुनहरे शैवाल। कौन कौन आता है? डायटम और सुनहरे शैवाल। कौन कौन आता है? हम लोग कौन सा जगत का पढ़ रहे हैं? पहला वर्गीकरण अभी लगेगा तुमको। प्रोटिस्टा जगत का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं क्या? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंतर्गत इतना बार बोल रिपीट करने के बाद ये हाल है, फिर घर में जाके क्या होगा? इसीलिए तो लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पीडीएफ खोल के उससे भी बता सकते थे। इससे मतलब इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम एक बार लिख के बता देते हैं, फिर 2-3 बार बोल देंगे, उसके बाद फिर पीडीएफ से बता देंगे, तो कितना बार रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो हम भी तो अपना टाइम बचा सकते थे, जल्दी जल्दी करके लिखा देते। फिर क्राइसोफाइट में क्या क्या आता है? डायटम और सुनहरे शैवाल। डायटम अब क्या होता है? ये एक तो ये समुद्री जीव हो गया। क्या है ये? हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, थोड़ा हम बोलो कुछ, हम भी हंसेंगे। क्या? वही तो, ऐसे मतलब बोला जाता है कि जितना मतलब हंसने से क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है शरीर में। पागलपंथी कर रही है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायटम। डायटम क्या है? समुद्री जीव। इसका आकार पूछेगा, ये इसका आकार कैसा होता है? साबुनदानी देखे हैं, सबके घर में होता होगा साबुनदानी। कैसा होता है वो? नीचे बड़ा होता है, फिर ऊपर से ढक्कन होता है, इस तरह से लगा दो, बनाने का कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो चीज अलग हो गया। हाँ कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं।
कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। मान लीजिए नीचे इसमें साबुन रखा था, ऊपर से ढक्कन रहता है। अगर डायटम का आकार पूछेगा तो ये कैसा होगा, साबुनदानी की तरह। कैसा होगा? एंगल नहीं पता, पर हम बोले कि लगता है, बस मान लीजिए। और क्या? साबुनदानी आकार कैसा होता है? ये क्या हो गया, इसका सेल वाल हो गया, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसमें जो ये सब है ना, इसमें सीलिया भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पूछेगा डायटम के कोशिका भित्ति में क्या भरा रहता है? उसके बाद ये तो कोई भी जीव है तो एक टाइम के बाद मरता है ना। जैसे कि ये समुद्र में है तो आएगा, उसका जीवन काल क्या है, समाप्त हो जाएगा, मतलब वो एक दिन के बाद मर जाएगा, ठीक है। वो मरेगा, फिर उसके ऊपर आके दूसरा भी यही, मतलब डायटम भी एक के ऊपर एक के ऊपर आके मतलब मरते रहेगा। तो क्या होता है, ये जब मर के मतलब बहुत सारा, क्या जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बगीचे में पत्ता ही गिरता है तो उतना वो सड़ गल के क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। उसी तरह समुद्र में ये जब मर जाता है, एक जगह बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो ये डायएटमी मृदा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अब इसका कुछ तो यूज होता होगा ना, डायटमी मृदा का। इसका यूज होता है कुछ भी मतलब पॉलिश करने में, ठीक है। सिर्फ इतना सा याद रख लेना है, डायटमी मृदा का निर्माण पॉलिश करने में होता है, ठीक है। किसमें हो गया? पॉलिश करने में। और सुनाड़ी शैवाल के बारे में कुछ नहीं रहता है पढ़ने के लिए, बस उसको याद रख लेना है, ठीक है। क्राइसोफाइट के बारे में हम लोग क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े? कुछ बोलती नहीं है ये लोग। ये समुद्र में ही पाया जाता है तो समुद्र में ही मरेगा ना। हाँ, तो पॉलिश कैसे होता है? समुद्र में आदमी नहीं जाता है क्या? वहां से निकालता होगा आदमी, जो जिसको कि पता है इस चीज का। यही तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो एक ही पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे डायनोफ्लेजलेट के बारे में। वो क्या करता है? वो मतलब विस्फोट करता है, उसके कारण लाल तरंग उत्पन्न करता है वो समुद्र में, उसके द्वारा समुद्र लाल हो जाता है पूरा। वो जहरीला विष स्रावित करता है, तो बहुत सारे जीव जंतु उसके कारण मर जाते हैं। तो हमारे समुद्र में ऐसा बहुत सारा औषधि वगैरह भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, तो हमारे लिए जो उपयोगी रहेगा वही ना जाके समुद्र से निकाला जाता है। तो इसका कोई किया होगा उपयोग, इस्तेमाल। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो घर में पेंट कर रहे हैं वो डायटमी मृदा से इस पॉलिश कर रहे हैं, नहीं। किसी चीज में पॉलिश होता होगा इसका। शीलिका। और कुछ पूछना है इसके बारे में? क्राइसोफाइट के बारे में क्या पढ़े? डायटम और सुनाड़ी शैवाल, ये याद रखना है। फिर डायटम का आकार जो है ये कैसा होता है, साबुनदानी की तरह। और इसमें डायटम में जो एक कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति में सिलिका भरी होगी। और ये जब मरता है तो ये डायटमी मृदा का निर्माण होता है। अभी हम लोग इतना सा इधर पढ़ लेते हैं पीडीएफ से।
क्या पढ़े थे? जगत मोनेरा। इसका लक्षण क्या है? प्रोकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? केंद्रक, केंद्रक नहीं रहेगा। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका। शुरू में ही हम लिखा दिए थे इसके बारे में, तब फिर भी नहीं बोलते हैं। बोलने से याद नहीं होगा क्या? इसमें यहाँ भी लिखा हुआ है सुस्पष्ट केंद्रक नहीं रहेगा। संरचना व व्यवहार क्या है इसमें? संरचना अत्यंत सरल लेकिन व्यवहार में अत्यधिक जटिल रहेगा। आवास हर जगह मौजूद रहेगा, मतलब सर्वव्यापी कहीं भी। अभी यहाँ पे बोर्ड पे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बैठा होगा हमारे हाथ में, इसीलिए बोलता है ना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। क्या पता हमारे बैक्टीरिया, हमारे हाथ में कौन सा बैक्टीरिया बैठा हो। उसके बाद बैक्टीरिया मोनेरा जगत के मुख्य जीव है। बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा जगत के मुख्य जीव। इन्हें आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया: कोकश गोलाकार, बेसिलस छड़ाकार, विब्रियो कोमाकार, स्पाइरिलम सर्पिलाकार। ये सारा स्ट्रक्चर है। ये सब तो हम लोग उस दिन भी पढ़ लिए थे। उसके बाद एक क्या आ गया? बैक्टीरिया को कितने भाग में बांटे थे? 2, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो है ये सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। प्राचीन मतलब क्या? पुराना, बहुत पुराना। ये अत्यंत कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। और हेलोफी मतलब इसका 3 पार्ट पढ़े हम लोग: हेलोफी, थर्मोएसिडोफिलस और मेथे मेथेनोजन। हेलोफी क्या है? ये अत्यधिक खारे, खारे मतलब लवणीय होता है, ठीक है। लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिलस गर्म झरनों में, जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, वहां पे भी पाया जाएगा। मेथेनोजन ये दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्र जानते हैं ना, और गाय भैंस के पेट में, वही रूमेन, बुक में रूमेन ही है लिखा हुआ। एग्जाम सब में ऐसा सब चीज आएगा तो समझ जाइएगा, पेट आ जाए या रूमेन आ जाए या अमाशय आ जाए तो ये उस एक ही होता है। ये मीथेन गैस बनाते हैं। अगर ये भी पूछेगा, गाय भैंस जो जुगाली करते हैं, जुगाली मतलब चबाते हैं ना, वो पहले पेट में जमा कर लेते हैं अपने, उसके बाद अपना बैठ के फिर चबाते रहते हैं उसको, तो उससे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। फिर धान के खेत वगैरह से भी मीथेन गैस निकलता है, ठीक। फिर क्या है? यू बैक्टीरिया या शक्ति बैक्टीरिया। इसका विशेषता क्या है? कठोर कोशिका भित्ति और यदि चल हो तो कसाब भी उपस्थित रहेगा। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, इसके बारे में क्या पढ़े थे? साइनोबैक्टीरिया, इसमें कोशिका भित्ति रहेगा? नहीं रहेगा। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? साइनोबैक्टीरिया।